हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है मध्यकालीन का मुगल वंश। मुगल वंश में अभी तक हम जहांगीर के बारे में देखे, अब हम देखेंगे जहांगीर के पुत्र शाहजहां के बारे में। शाहजहां ने किस तरह से भारत पर अपना अधिकार जमाए रखा और किस तरह से वह मुगल वंश को आगे बढ़ाता है। शाहजहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसने भारत पर, जैसे मान लीजिए ताजमहल, दिल्ली का लाल किला जैसे कई इमारतों का निर्माण करवाया और उनसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो देखते हैं हम, इसका जो दौर चलता है वो 1627 से लेकर 1658 तक चलता है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1666 में। 1658 में इसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और वो अंत में 1666 में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। देखते हैं हम शाहजहां के बारे में। देखने से पहले हम उसके भाई खुर्रम के बारे में थोड़ा बता देते हैं। खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करता है और विद्रोह के दौरान उसे बंदी बना लिया जाता है और अंत में 1623 में शाहजहां के द्वारा मरवा दिया जाता है। तो शाहजहां का जो विस्तार, उसके साम्राज्य विस्तार और महत्वपूर्ण कार्य जो हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं उसके परिचय के बारे में। उसका जो जन्म होता है वो 5 जनवरी 1692 में लाहौर में होता है और उसका जो बचपन का नाम था वो खुर्रम था। उसे शाहजहां की उपाधि मिली थी जहांगीर के द्वारा। जब वह अहमदाबाद में एक युद्ध करता है और युद्ध में जीत को प्राप्त होता है और उसी दौरान जहांगीर उसे शाहजहां की उपाधि देते हैं। शाहजहां के माता का नाम जगत गोसाई, जो उदय सिंह की पुत्री थी, और पिता जहांगीर। इसका जो राज्याभिषेक होता है वो 24 फरवरी 1628 को होता है आगरा में। जब यह राज्याभिषेक करवाता है, होता है इसका, उस वक्त यह एक उपाधि लेता है जिसे अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी के नाम से जानते हैं। काफी लंबा चौड़ा इसने उपाधि ली थी और अगर हम इस उपाधि को याद करना चाहें, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे। मान लीजिए किरण ए सानी, अगर इतना याद रखेंगे तो एग्जाम में जो पूछेगा तो इतने से ही हम जान जाएंगे कि यह किसके द्वारा उपाधि ली गई थी। इसके हम बीवी की बात करें तो अर्जुमंद बानो बेगम, जो आसफ खां की पुत्री थी। आसफ खां जो थे वो नूरजहां के भाई थे। शाहजहां के टोटल 13 बीवी थी, जो 13वीं बीवी अर्जुमंद बानो बेगम थी, जो 1612 में शादी करता है इनसे। अर्जुमंद बानो बेगम को उसने मुमताज महल की उपाधि भी दी थी। अर्जुमंद बानो बेगम से टोटल 14 बच्चे थे, जिनमें से 7 की मृत्यु हो जाती है और 7 ही बच्चे हैं, जो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। पुत्र दारासी को औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा और जहां आरा पुत्री रोशन आरा और गोहन आरा, 3 पुत्री और 4 पुत्र थे। इसको हम इस क्रम में इसलिए लिखेंगे क्योंकि आगे चलकर जब ये भाई आपस में संघर्ष करते हैं गद्दी को लेने के लिए, उसमें जब इनका सपोर्ट करती हैं, जैसे बहन जहां आरा सपोर्ट करती है दारा सिकोह का और औरंगजेब का सपोर्ट करती है रोशन आरा, मुराद बख्श का गोहन आरा सपोर्ट करती है और शाह शुजा का कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो ये थे इसके पुत्र और पुत्री के बारे में। अब हम देखेंगे उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। उसका जो प्रारंभिक जीवन था, बादशाह बनने से पहले वह मेवाड़, अहमदाबाद, जैसे मेवाड़ में हमने पिछले वीडियो में देखा था, राणा परिवार से किस तरह से युद्ध करता है और संधि हो जाती है और बाद में अहमदाबाद पर भी युद्ध करता है और संधि कर लेता है। इसी दौरान उसे शाहजहां की उपाधि देता है जहांगीर। देखते हैं आगे हम 1623 में यह अपने पिता से ही विद्रोह कर लेता है गद्दी को लेने के लिए, क्योंकि इसे लग रहा था, क्योंकि जहांगीर जो थे वो नूरजहां के नेतृत्व में ज्यादा रहते थे और नूरजहां चाहती थी कि उनका दामाद शहरयार जो था, जो लाडली बेगम का पति था, वो चाहती थी कि वो शासक बने। लेकिन
आसफ खां जो थे वो अर्जुमंद बानो बेगम के पति थे, वो पिता थे, वो चाहते थे कि शाहजहां जो है वो शासक बने। और उसी दौरान जो है 1623 में विद्रोह करता है अपने पिता से, लेकिन वह समझता है बाद में कि जिस तरह से खुसरो को पिताजी ने अपने बंदी बना लिया था वैसे ही हमसे भी न कर ले, इसलिए वह बाद में जाकर माफी मांग लेता है। जहांगीर की मृत्यु के बाद 1627 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1627 में इसकी मृत्यु के बाद खुसरो के पुत्र दाबर बख्श जो थे, जब इसकी मृत्यु होती है तो उस वक्त महल में कोई उपस्थित नहीं रहता है। जो शहरयार थे वो उसमें लाहौर में थे और शाहजहां जो थे वो कहीं दौर पर निकले थे जो दिल्ली और आगरा के नजदीक नहीं थे। उस वक्त वहां के जो मंत्री लोग थे, कई राजकुमार भी थे, सब लोग मिलकर दाबर बख्श जो खुसरो के पुत्र थे इनको वो बादशाह घोषित कर देते हैं। जब यह खबर आसफ खां के द्वारा शाहजहां को पता लगती है तो शाहजहां एक लेटर भेजता है आसफ खां को कि आप जितने भी राजकुमार हैं, जितने भी सहयोगी हैं, इसको शासक बनाने में सबकी मृत्यु कर दी जाए। और आसफ खां सबकी मृत्यु सबको मार देते हैं। और जब पहुंचता है शाहजहां दरबार में तो वह अपना राज्याभिषेक करवाता है सन 1628 में 24 फरवरी को आगरा में। उसके बाद देखते आगे हम, जो उसका भाई था शहरयार, जब वह देखता है कि मेरा भाई शाहजहां ने शासक बन गया है आगरा का, तो वह लाहौर में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और लाहौर को अपने अंडर में ले लेता है और वहां पर वह बादशाह बन जाता है। लेकिन बाद में शाहजहां के द्वारा उसे मरवा दिया जाता है, हत्या कर देता है। या जब बात खबर लगती है शाहजहां को तो उसने तुरंत आसफ खां से कहता है, जो उसका ससुर था, उनसे बोलता है कि जितने भी राजकुमार हैं और उत्तराधिकारी हैं जो दाबर बख्श को शासक बना है उनकी हत्या कर दी जाए। तो आसफ खां सबकी हत्या कर देते हैं और वह जब पहुंचता है आगरा में तो अपना राज्याभिषेक करवाता है। शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक हुआ और आसफ खां को यह इनसे खुश होकर आसफ खां से अपने ससुर से उन्हें 700 जात एवं सवार के साथ वजीर पद से नवाजता है। और जो महावत खां थे उसके दरबार में उसे वह खान खाना की उपाधि भी देता है। आगे देखते हैं हम उसके विद्रोह संघर्ष के बारे में कि उसने किस तरह से कई विद्रोह भी किए थे। जब वह उभर कर सामने आया, शासक बना, तो कई तरह के विद्रोह जो सामने उससे आए थे। बुंदेलखंड का विद्रोह, बुंदेलखंड का जो शासक था बुंदेल सिंह जो था वो हमने भी देखा था पिछले वीडियो में, जहांगीर के साथ मिलकर अबुल फजल की मृत्यु कर देता है। बुंदेल सिंह का जो पुत्र था जूझर सिंह जो था उसका और शाहजहां का बनती नहीं थी आपस में, और बाद में इन दोनों के बीच एक विद्रोह हो जाता है और इस विद्रोह में जूझर सिंह जो है वो पराजित हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम खान जहां जो एक शासक थे, अफगान सरदार थे। ये सन 1628 में मुगल दरबार में रह रहे थे और जब मृत्यु हो जाती है जहांगीर की तो यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हुए मुगल शासन से दूर भागते हैं और विद्रोह कर लेते हैं। और बाद में 3 साल बाद इन्हें 1631 में पकड़ा जाता है और इनकी हत्या कर दी जाती है शाहजहां के द्वारा। आगे देखते हैं हम पुर्तगालियों की उदंडता। जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है उसके बाद पुर्तगाली लोग जो थे वो अपना उदंडता चालू कर देते हैं और जैसे मान लीजिए वो लोग खुद को बादशाह घोषित कर रहे थे और उसके साथ साथ ही जैसे कर की वसूली और अपने ईसाई धर्म की प्रचार करना, उसके बाद वहां के औरतों को जबरी शादी करना, इस तरह की उद्दंडता चालू करते हैं। और जब यह बात खबर लगती है शाहजहां को तो वह तुरंत अपना सैनिक भेजता है और मुगल सैनिक आकर के उनसे युद्ध करते हैं और इस युद्ध में
प्रणालियों की हार होती है और वो जहाँ पर अपना व्यापार कर रहे थे हुगली पर मुगलों ने अपना अधिकार कर लेते हैं और पुर्तगालियों ने शाहजहां से माफी मांगी और वह पुनः फिर से अपना कारोबार चलाते हैं। सिख गुरु जो थे गुरु हरगोबिंद सिंह, इनसे थोड़ा विद्रोह चलता है शाहजहां से। पिछले वीडियो में देखा था कि जो थे जहांगीर, उनके समय में सिख गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या कर दी जाती है। वहीं से इनके बीच कुछ छूट-बूट जो है विद्रोह चलता रहता है। जैसे एक बार हुआ क्या था कि शाहजहां कहीं गए थे और उनका जो हंस था वो उड़कर इनके पास पहुंचता है, हरगोविंद के पास, और ये करते क्या है कि उसे देने से इनकार कर देते हैं। उसी दौरान कुछ इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है, लेकिन वो बाद में बंद भी होता है। और एक बार होता क्या कि शाहजहां जो है वो उनके दरबार में से 2 घोड़े किसी डाकू के द्वारा चोरी कर लिया जाता है और वह जाकर के गुरु हरगोबिंद जी के दरबार में पाया जाता है। और वह जब खबर लगती है शाहजहां को तो वह इनसे मांगता है और यह देने से इनकार कर देते हैं। इस तरह की छोटी मोटी जो है संघर्ष चलते रहते हैं तब तक जब तक गुरु हरगोबिंद की मृत्यु नहीं हो जाती। आगे देखते हैं हम साम्राज्य विस्तार। शाहजहां का जो साम्राज्य विस्तार है किस तरह से वह जहांगीर के जाने के बाद फैलाता है। सबसे पहले उसने किया गया अहमदाबाद को अपने मुगल वंश में लिया लेता है सन 1632 में। होता यूं है कि जब यह पहले अपने पिता के शासन में अहमदाबाद पर आक्रमण करता है और वहां से निकल लेता है, लेकिन उसके पिता के मृत्यु के बाद अहमदाबाद जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और इस तरह से शाहजहां ने तुरंत अहमदाबाद पर अपना आक्रमण कर देते हैं और उसे अपने अंडर में ले लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं गोलकुंडा पर वह अपना संधि चलाते हैं और वहाँ के जो राजा थे मीर जुमला, उनसे वह संधि हो जाती है, क्योंकि यह उस समय की बात है 1636 में, जिस वक्त 1631 में इनकी बेगम जो थी अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है और इसी दौरान 1632 में इनकी याद में ताजमहल का निर्माण होना चालू होता है और वह जाकर 1654 में पूर्ण होता है। इन्हीं के गम में जो थे यह काफी अच्छी युद्ध नहीं कर पाते, लेकिन गोलकुंडा और बीजापुर जैसे साम्राज्य से संधि कर लेते हैं। थोड़ा हम इसके बारे में एक नोट देखेंगे जो औरंगजेब से रिलेटेड है। देखते हैं 1636 से लेकर 44 तक, उसके बाद 1652 से 58 तक वह जो था दक्कन यानी कि दक्षिण का सूबेदार रहा करता था औरंगजेब, और बाद में शासक बनने के बाद 15 साल वह अपना दक्कन में ही जीवन बिताता है। उसके बाद देखते हैं हम जो मीर जुमला जो यहाँ के गोलकुंडा के शासक थे, उनके दरबार में एक कोहिनूर हीरा जो पाया गया था वो ले जाकर किसको दिए थे, शाहजहां को, और शाहजहां ने उसे मयूर सिंहासन में जलवाया था। मीर जुमला को एक नाम से और जाना जाता है, मोहम्मद सईद के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम कंधार एक ऐसा जगह था जो मुगलों ने बहुत बार अपने अधीन लेना चाहा और उसे जो था वो ईरान के हाथों में था। मुगल कई बार उससे संधि भी किए और सदैव मुगलों और ईरानियों के बीच संघर्ष चलता रहा कंधार को लेकर। कंधार 1622 में ईरान के पास था और जब यह गद्दी पर बैठता है शाहजहां, उसने युद्ध किया 1628 में और वह पुनः अपने पास ले लेता है सन 48 तक। 20 साल जो कंधार था यह मुगलों के अधीन रहा, लेकिन 48 के बाद यह पुनः ईरान लोग जीत लेते हैं। उसके बाद यह जो शाहजहां है वह औरंगजेब को भेजता है, लेकिन औरंगजेब भी असफल रहे। उसके बाद दाराशिकोह को भेजता है, वो भी सब असफल रहे। उसके बाद कभी भी ये लोग दक्कन को, वो कंधार को अपने अंडर में नहीं ले पाए। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु जिस शाहजहां के द्वारा किए गए कार्य क्या थे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। शाहजहां का जो काल था उसको हम स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है।
इसके शासनकाल में कई इमारतों जैसे निर्माण हुए थे। इसी के युग को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली का लाल किला इसी के द्वारा बनवाया गया था, और दिल्ली का लाल किला जो बनवाया था शाहजहां, और अगर पूछा जाए आपसे आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आप इसको याद रखेंगे। दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास का भी निर्माण जो करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। दीवाने आम दीवाने खास हुआ क्या करता था, दीवाने आम जो था वो एक सभा थी, उस सभा में जनता के सामने बैठकर बातचीत किया जाएगा। और जो दीवाने खास था, दीवाने खास में सिर्फ जो राजा लोग थे वो लोग बैठेंगे, बात करेंगे, और आपस के मंत्री लोग ही बात कर पाएंगे, जनता उसमें शामिल नहीं होंगे। दिल्ली का जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, और ताजमहल जो था वो बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ये सब तो आप जानते ही, जो मुमताज महल के याद में बनवाया था शाहजहां ने। उसके बाद मोती मस्जिद भी बनवाया था शाहजहां ने। बात करें हम आगरा का जो जामा मस्जिद है, इसका निर्माण करवाया था जहां आरा, इनकी पुत्री जो है, इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाई थी आगरा में। आप इसको याद रखेंगे कि जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, इसका निर्माण जो करवाए थे शाहजहां ने करवाए थे, और आगरा का जामा मस्जिद जहां आरा ने करवाए थे। आगे देखते हैं हम उस्ताद ईसा एवं अहमद लाहौरी। उस्ताद ईसा जो थे, ये व्यक्ति जो थे ताजमहल का रूपरेखा तैयार किए थे, और उस्ताद लाहौरी जो थे, इन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। जैसे मान लीजिए एक ऐसे मिस्त्री के काम में, मिस्त्री के रूप में काम किए थे अहमद लाहौरी, और अहमद और उस्ताद ईसा जो थे वो ताजमहल की रूपरेखा तैयार किए थे। ताजमहल के मुख्य कलाकार दोनों ही थे। ताजमहल जो है ये भारतीय ईरानी, जैसे मान लीजिए भारतीय शैली, ईरानी शैली एवं मध्य एशिया शैली का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां ने इसमें भारतीय शैली, ईरानी शैली एवं मध्य एशिया शैली का मिश्रण किया था ताजमहल में। शाहजहानाबाद का निर्माण भी शाहजहां ने किया था। जब यह दिल्ली से, तो आगरा से दिल्ली पे राजधानी ले जा रहा था, तो वहीं पर शाहजहानाबाद यमुना नदी के तट पर करवाया था, और जिसे हम इस वक्त पुरानी दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। सन 1638 में यह आगरा से दिल्ली ले जाता है राजधानी। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। मयूर सिंहासन जिसमें जो कोहिनूर हीरा था, इसे मयूर सिंहासन में जड़वाया था, और मयूर सिंहासन को जो बनाने वाला इसमें कारीगर था वो था बीरबादल खां। इन कारीगरों को आप अच्छे से याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए उस्ताद ईसा अहमद लाहौरी, कई बार एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ताजमहल का निर्माण किस किस के द्वारा करवाया गया था, तो उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी के द्वारा, और मयूर सिंहासन बीरबादल खां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां का संगीत, जो संगीतज्ञ थे वो थे लाल खान। इनको उपाधि मिली थी गुल समंदर। शाहजहां ने इनको गुल समंदर की उपाधि दी थी, और इनका नाम लाल खां था। और इनके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे, जो चित्रकार वो मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे इनके दरबार में। उसके बाद देखते हैं आगे, सिंधा एवं पोगोस प्रथा की बंद किए थे। सिजदा एवं पगोस प्रथा की जो अंत किए थे शाहजहां ने। सिजदा होता क्या था कि राजा के सामने झुककर या फिर पगड़ी उतार कर नमन करना, या फिर उनके सामने सलामी करना। और पगोस क्या था कि उनके सामने घुटनों के बल पर बैठकर उनके पैरों को चूमना। इस तरह के प्रथाओं का अंत किया था शाहजहां ने। उसके बाद
उसने यात्री कर पर जो तीर्थ यात्रा कर था उसको भी चालू कर दिया। और उसके चालू करने के बाद एक व्यक्ति थे कविंद्राचार्य। ये व्यक्ति ने इनके कई प्रयासों के बाद जो बनारस एवं इलाहाबाद पर तीर्थकर की यात्रा नहीं लगी, बाकी हर जगह पर लगा था। इन्हीं के प्रयासों से दो जगह जैसे मान लीजिए बनारस और इलाहाबाद पर कर नहीं लगा, बाकी भारत में हर जगह पर तीर्थ यात्रा कर लगा था। विवाह के लिए नया नियम लगाया था शाहजहां ने नियम विवाह पर इस तरह से लगाए थे कि कोई भी हिंदू व्यक्ति जो है वह मुसलमान औरत से शादी नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है जब वह इस्लाम को अपना मानेगा, इस्लाम धर्म में आएगा, तभी वह शादी कर सकता है, नहीं तो अन्यथा शादी नहीं कर सकता। शाहजहां को जो इसका शुरुआती दौर था, इस शुरुआती दौर में ये भी देखा गया है कि इसने अपने धर्म ईसाई धर्म को बढ़ावा देते हुए हिंदू धर्म को काफी निचली स्तर पर पहुंचाया। इसने कई मंदिरों को भी तुड़वा दिया था अपने शुरुआत काल में। और जब यह आगे चलकर दारा सिकोह के थोड़ा नेतृत्व में आते हैं तो वह कई बदलाव देखे जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखते हैं हम आगे इसके उत्तराधिकारियों के बारे में। यहाँ तक के उसके सारे कार्य थे। अब हम देखेंगे उसके उत्तराधिकारी, उसके पुत्र के बारे में जो थे। एक बार होता क्या है कि शाहजहां की तबीयत थोड़ा खराब हो जाती है और इसी दौरान आपस में ये लोग एक सोचने लगते हैं कि अब शाहजहां नहीं रहेंगे, इसलिए यह गद्दी पर कौन बैठेगा। इससे लेकर वाद विवाद के बीच में चलने लगती है और एक युद्ध होता है, बहादुरपुर का युद्ध दारा के बीच में होता है। और शाहजहां जो थे वो अपना उत्तराधिकारी मानने थे दारा सिकोह को, क्योंकि दारा सिकोह को वह काफी अच्छे मानते थे, काफी बुद्धिमान मानते थे, इसलिए वह अपना उत्तराधिकारी दारा को मानते हैं। लेकिन जब यह बात शाह शुजा और इनके अन्य पुत्रों को पता लगती है तो वह इनसे विद्रोह करने लगते हैं दारा सिकोह से। जो शाह शुजा था उसको मिला था बंगाल का इलाका का सूबेदार था वो, और उसका जो ये पुत्र है मुराद बख्श था गुजरात का सूबेदार, और औरंगजेब या दक्कन जो था दक्षिणी एरिया का सूबेदार था। जब यह खबर लगती है शाह शुजा को तो यह अपने आप को बंगाल में स्वतंत्र घोषित कर लेता है और मुराद बख्श भी अपने आप को गुजरात में स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। लेकिन औरंगजेब काफी चालाक व्यक्ति था, इसने ऐसा नहीं किया। होता यूं है कि शाह शुजा जो थे यह अपने भाई दारा सिकोह से आक्रमण कर लेते हैं मुगल सेना के खिलाफ और मुगल सेना से पराजित हो जाते हैं। और बाद में मुराद बख्श भी प्लान बनाते हैं, लेकिन औरंगजेब इनसे मिलता है और यह इसमें युद्ध करने में इनका साथ देता है। और उस वक्त जो 1658 में युद्ध हुआ था वो शाह शुजा और दारा के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में शाह शुजा की हार हो जाती है बहादुरपुर के युद्ध में। और बाद में घाटमपुर का युद्ध होता है 15 अप्रैल 1658 को दारा के बीच और औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में होता है। इस युद्ध में होता क्या है कि औरंगजेब ने दारा सिकोह को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद जब यह अपना दरबार छोड़कर भागता है तो रास्ते में देवराई का एक जगह था, उस जगह पर फिर से इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जो मार्च 1559 में होता है। और इस युद्ध में दारा सिकोह को मार दिया जाता है और औरंगजेब अपना शासन पर अपना जो गद्दी पर बैठते हैं, और बाद में मुराद बख्श को भी मरवा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और जब यह औरंगजेब आता है दिल्ली में तो अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लेता है, और बंदी बनाने के बाद सन 1658 में कैद करने के बाद वह जेल में जाता है और 1666 तक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आशा करते हैं आपको शाहजहां से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो आप अगर इस वीडियो को एक दो बार रिप्लेस करके देखेंगे
तो काफी अच्छा समझ में आएगा और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। धन्यवाद।